हेलो दोस्तों, आप सभी का आरपी यूट्यूब फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मतदान के दौरान मतदान अधिकारी ड्यूटी या पोलिंग अफसर सेकंड द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे। मतदान के दौरान मतदान अधिकारी ड्यूटी मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची और अमिट स्याही का प्रभारी होता है। यानी मतदान के दौरान मतदान अधिकारी ड्यूटी को मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची और अमिट स्याही तीनों का प्रयोग करना होता है। तो पहले हम लोग यह जानेंगे कि मतदान अधिकारी ड्यूटी अमिट स्याही का प्रयोग कैसे करता है। तो इसको हम लोग इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यह बाएं हाथ का चित्र है। तो पहले जब मतदाता मतदान अधिकारी द्वितीय के पास आता है तो मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट स्याही को इस प्रकार लगाता है कि अमिट स्याही नाखून और उससे सटी हुई त्वचा दोनों पर लगनी चाहिए, जैसे चित्र में बनाया गया है। इस प्रकार से आपको अमिट स्याही लगाना होता है। अब मान लीजिए कुछ मतदाता ऐसे आते हैं जिनके पास बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं रहती है, तो ऐसे मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अमिट स्याही को लगाया जाता है। अगर मध्यमा उंगली भी नहीं रहेगी तो फिर बाएं हाथ की अनामिका उंगली में अमिट स्याही को लगाया जाएगा, और अगर अनामिका उंगली भी नहीं रहेगी तो बाएं हाथ के कनिष्ठिका में अमिट स्याही को लगाया जाएगा। अगर यह चारों उंगली बाएं हाथ में नहीं रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में बाएं हाथ के अंगूठे में अमिट स्याही को लगाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई मतदाता ऐसा आया, उसके पास बायां हाथ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में यही इसी क्रम से दाएं हाथ में अमिट स्याही को लगाएंगे। पहले दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, फिर अगर तर्जनी उंगली नहीं रहेगी तो दाएं हाथ के मध्यमा उंगली में, अगर यह भी नहीं रहेगी तो दाएं हाथ के अनामिका उंगली में, और यह भी नहीं रहेगा तो फिर दाएं हाथ की कनिष्ठिका में, और अगर यह भी नहीं रहेगा तो दाएं हाथ के अंगूठे में अमिट स्याही को लगाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई मतदाता ऐसा आया जिसके पास दायां हाथ और बायां हाथ दोनों कटा है, तो ऐसी परिस्थिति में बायां हाथ जहां से कटा रहेगा उस ठूंठ पर पहले लगाया जाएगा। अब मान लीजिए जो मतदाता है उसका बायां हाथ कंधे के पास से कटा है, तो ऐसे मतदाता का जो दायां हाथ जहां से कटा होगा वहां ठूंठ पर लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मतदाता ऐसा आया जिसका दायां और बायां दोनों हाथ कंधे के पास से कटा है, तो ऐसे मतदाता के कंधे में बाईं तरफ अमिट स्याही को लगाया जाएगा। अब यह जो अमिट स्याही होती है यह एक जगह और प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉक्सी वोटर है, या कुछ मतदाता होते हैं जो अंधे होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके साथ उनके साथी आते हैं, तो हो सकता है जो साथी हो वह वहीं का मतदाता भी हो, तो वह अपने मत का प्रयोग अगर किया है तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहले से अमिट स्याही लगी होगी। तो ऐसा जो साथी होगा या प्रॉक्सी वोटर होगा वह पहले से उसके तर्जनी उंगली में स्याही लगी है, तो ऐसे मतदाताओं को हम लोग बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में अमिट स्याही को लगाते हैं। कहीं कहीं पर यह बताया जाता है कि दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अमिट स्याही को लगाएंगे जो साथी मतदाता होंगे उनके लिए। लेकिन जो अमिट स्याही होती है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और हम लोग दाएं हाथ का प्रयोग खाने में करते हैं, यानी इसी से हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमारे शरीर में जा सकता है। इसलिए स्याही का प्रयोग ज्यादातर बाएं हाथ में ही किया जाता है। तो इस तरह से अमिट स्याही का प्रयोग मतदान अधिकारी द्वितीय कर सकता है। अब मतदान अधिकारी द्वितीय का दूसरा काम होता है मतदाता रजिस्टर को भरना। तो मतदाता रजिस्टर जो होता है उसके पहले पेज यानी कवर पेज पर कुछ एंट्रीज रहती हैं, उसको करना होता है। तो मतदाता रजिस्टर को फॉर्म 17A कहा जाता है, और इसमें ऊपर देखेंगे तो आपका जो भी प्रदेश होगा यही सब एंट्रीज उसमें करनी रहेंगी, लेकिन हो सकता है इसका क्रम कुछ परिवर्तित हो, यानी इनका प्रारूप कुछ बदला हो, लेकिन भरना यही सब रहता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मिलता है, तो मैंने उत्तर प्रदेश का हिसाब से इसको लिखा है। यहाँ पर लिखा जाता है विधानसभा संख्या, और यहाँ विधानसभा का नाम, जैसे 185 चिनारी निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश, यानी जो भी राज्य होगा, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी आपका राज्य है उस राज्य का नाम यहाँ लिखेंगे। और आगे यह चुनाव चूंकि राज्यसभा का हो रहा है तो लोकसभा को यहाँ से काट देंगे, और ये संघ राज्य क्षेत्र का अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो इसको भी काटेंगे। आगे हो जाएगा राज्य विधानसभा, ये सेंटेंस बन जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा। या सामान्य निर्वाचन 2023 है तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन। आगे इसमें है मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, यानी जो मतदान केंद्र होगा उसका एक संख्या और नाम होता है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा है 124 प्राथमिक पाठशाला जगदीशपुर। आगे निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक, तो इसको लिखा मैंने 112। यह जो निर्वाचक नामावली आपके यहाँ 3 मिलेगी या 4 प्रति में दी जाएगी, तो निर्वाचक नामावली में भाग संख्यांक लिखा रहता है, उसी को देखकर आप यहाँ पर अपना भरेंगे। तो यह एक प्रारूप है जो आपको बताया गया है इस तरह से। अब आपका राज्य अगर दूसरा है तो हो सकता है यह प्रारूप उसमें बदला रहेगा, तो आप इसको उसी तरह से अपने अनुसार भरेंगे, लेकिन भरना यही सब चीजें इसमें होता है। अब यह कवर पेज है मतदाता रजिस्टर यानी फॉर्म 17A का। इसके बाद हम लोग पहला पन्ना खोलते हैं, तो पहला पन्ना जो होता है इसमें कुल 5 कॉलम होते हैं। क्रम संख्यांक, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक, निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा।
यानी अपनी पहचान के लिए निर्वाचक ने क्या सबूत प्रस्तुत किया है उसका ब्यौरा इसमें लिखना होता है। आगे है निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और आगे है टिप्पणियाँ। तो इस तरह से यह कुल 5 कॉलम होते हैं। पाँचों कॉलम में यह जो क्रम संख्यांक होता है ये पहले से भरा रहता है, यानी जो मतदाता रजिस्टर होगा इसमें एक पेज पर 10 तक एक क्रम संख्यांक पहले से ही भरा रहता है इसमें, और बाकी यह सब खाना होता है सब खाली रहता है, तो इसमें आपको भरना होता है। जैसे मान लीजिए पहला मतदाता आया और आने से पहले एक और काम बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कि मैंने सीयू का टोटल बटन दबा के जांच किया, कुल मत शून्य प्रदर्शित हो रहा है। यानी जब मॉक पोल के दौरान पूरा हो जाता है मॉक पोल की प्रक्रिया और उसके बाद जब आप सीआरसी कर लेते हैं और करने के बाद पूरी मशीन की सीलिंग हो जाती है, तो होने के बाद मतदान अधिकारी द्वितीय को एक इस बार नया काम दिया जा रहा है जिसमें उसको जाना होगा और जाके जो कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन होता है उसको दबा के चेक करना होगा कि कुल मत शून्य प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं। तो आप जाएंगे मतदान अधिकारी द्वितीय और कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन को दबा के जांच करेंगे कि कुल मत शून्य प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं। अगर शून्य प्रदर्शित हो रहा है तो ठीक है, आप मतदान को शुरू कराएंगे और उससे पहले यहाँ पर लिख देंगे मतदाता रजिस्टर में जो पहला पेज होगा उसमें सबसे ऊपर इसको लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आप लिखेंगे और लिखने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शुरू होने पर जैसे पहला मतदाता आता है तो आने के बाद निर्वाचक नामावली जो मतदान अधिकारी प्रथम के पास होती है उसमें उसका जो संख्यांक होता है यानी क्रम संख्या होती है उसको यहाँ पर भरना होता है। जैसे पहला मतदाता आया तो निर्वाचक नामावली में उसका क्रम संख्यांक जो है वो 26 है, तो मैंने यहाँ पर 26 लिख दिया। उसने ईपिक लाया था तो मैंने यहाँ पर लिखा ईपी 5698, यानी जो निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा लिखना है। इसमें आप लिखेंगे जो लाया है, जैसे ईपी लाया है तो ईपी लिखेंगे, अगर पैन कार्ड लाया है तो पीसी लिखेंगे, डीएल लाया है तो डीएल लिखेंगे, आधार कार्ड लाया है तो एसी लिखेंगे और आगे लास्ट की 4 डिजिट को आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी उसमें रहेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पैन कार्ड होगा उसमें यहाँ पर लास्ट में कोई अल्फ़ाबेट का वर्ड रहता है तो इसको आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट वाला ही लिखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर जैसे पहला मतदाता आया तो इसका ईपी लिख दिया गया, यहाँ पर नंबर डाला गया जो भी था उसके ईपी पर और उसके बाद उसने हस्ताक्षर किया। तो जब हस्ताक्षर करेगा तो करने के बाद उसको मतदाता पर्ची दे देंगे बनाकर, और मतदाता पर्ची कैसे बनाई जाती है आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद वह लेकर उसको जाएगा मतदान अधिकारी तृतीय के पास और मतदान अधिकारी तृतीय उस मतदाता पर्ची को रखेगा और रखने के बाद बैलेट बटन को दबा देगा और दबाने के बाद वह मतदाता वोटर कंपार्टमेंट में जाएगा और अपने मत का प्रयोग करते हुए बाहर निकल जाएगा। टिप्पणी में कुछ नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा। अब दूसरा मतदाता जो आया उसका निर्वाचक नामावली में 156 क्रम संख्यांक था तो उसको यहाँ पर 156 लिखा गया। उसने पैन कार्ड लाया था तो उसका यहाँ एंट्री हुआ। वो कहा मैं अंगूठा लगाऊंगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस कॉलम में बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे, यानी जो बाएं हाथ का अंगूठा होगा उससे उसको लगवा लेंगे और लगवाने के बाद उसको मतदाता पर्ची दे देंगे। वह जाएगा मतदान अधिकारी तृतीय के पास और मतदाता पर्ची देगा और देने के बाद अपने मत का प्रयोग करता हुआ निकल जाएगा, टिप्पणी खाली रहेगी। आगे तीसरा मतदाता आया और तीसरे मतदाता का निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यांक था 145, तो इसको यहाँ पर 145 लिखा गया। इसने डीएल लाया था तो यहाँ पर लिखा गया डीएल और इसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर लिख दिया गया। लिखने के बाद यह साइन यहाँ पर किया और सिग्नेचर करने के बाद अब कह रहा है कि मैं मत नहीं दूंगा, यानी अपने मत का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, यानी इसने मत देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप टिप्पणी वाले कॉलम में यहाँ पर लिख दीजिए मत देने से इनकार किया या मत नहीं दिया, तो इसको यहाँ पर लिखे रहिए और लिखकर पीठासीन अधिकारी को सूचित करिए कि ये मत का प्रयोग नहीं किया लेकिन पूरा काम ये अपना कर चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको यहाँ पर लिखे रहेंगे और पीठासीन अधिकारी को जरूर ये नोट कराएंगे, क्योंकि यह संख्या प्रारूप 17 यानी जो आपका मत पत्र लेखा होता है उसमें इसको भरना होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगला मतदाता आता है तो उसका जो निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यांक था वो 17 था, तो मैंने यहाँ पर 17 लिखा। लिखने के बाद वह आधार कार्ड लाया था तो यहाँ पर लिखा एसी और उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद अब ये इतना प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब ये कह रहा है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा और ना तो अंगूठा लगाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जो मतदाता होता है इसको आप मत नहीं देने देंगे, यानी ऐसा मतदाता जो हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे या अंगूठा लगाने से इनकार कर दे तो ऐसे मतदाताओं को आप मत देने नहीं देंगे और उनको आप बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इसकी भी एंट्री होती है प्रारूप 17 में, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पर लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी को सूचित कर देंगे कि इसने हस्ताक्षर नहीं किया और अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो इसको आप भर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है। प्रारूप 17 यानी मत पत्र लेखा में ये सब भरना होता है। अगला मतदाता आया, इसका जो निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यांक था वह 85 था, तो यहाँ पर मैंने 85 लिखा। इसने जॉब कार्ड लाया था तो यहाँ पर जॉब कार्ड लिखा और इसका लास्ट का 4 डिजिट था यहाँ पर लिख दिया गया। लिखने के बाद यह मैंने देखा कि ये प्रॉक्सी वोटर है। तो प्रॉक्सी वोटर क्या होते हैं इसका अलग से वीडियो है, आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब ये साइन किया और साइन करने के बाद यह प्रॉक्सी वोटर जो होता है क्या होता है इसका अलग से वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको लिख देंगे पीवी मतलब प्रॉक्सी वोटर। इसकी भी एंट्री करनी होती है पीठासीन की डायरी में, तो इसको भी आप
लिख दीजिएगा यहाँ पर और पीठासीन अधिकारी को बता दीजिएगा, क्योंकि यह भी पीठासीन अधिकारी की डायरी में भरना होता है। आगे अगला मतदाता आया और अगले मतदाता का जो क्रम संख्यांक था निर्वाचक नामावली में वह 5 था, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा और लिखने के बाद यह ईपिक लाया था तो मैंने लिखा ईपी और उसका लास्ट का 4 डिजिट लिखा। लिखने के बाद यह यहाँ पर साइन किया तो यहाँ पर ये देखा कि ये एसडी मतदाता है। अब एसडी मतदाता क्या होते हैं इसका भी अलग से वीडियो है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है। और यह जो एसडी मतदाता होते हैं ना, इनका सिग्नेचर भी कराना होता है और सिग्नेचर के साथ साथ बाएं हाथ का अंगूठा भी इसमें लगवाना होता है, मतलब दोनों काम इनके लिए होता है, सिग्नेचर भी करेंगे और बाएं हाथ का अंगूठा भी लगाएंगे। अगर मान लीजिए या कहे कि हम सिग्नेचर नहीं करना जानते तो ऐसी परिस्थिति में बाएं और दाएं दोनों हाथ का अंगूठा इसमें लगवाया जाएगा, मतलब एक तरफ बाएं हाथ का अंगूठा, एक तरफ दाएं हाथ का अंगूठा। या एसडी सूची और पीवी वोटर जो होते हैं इनके लिए अलग से एक एक पन्ने का या दो दो पन्ने का, अगर आपके मध्य स्थल पर कोई रहता है मतदाता ऐसा, तो इसका अलग से एक लिस्ट मिलता है पीवी वोटर यानी प्रॉक्सी वोटर का, और एसडी सूची का अलग से मिलता है। ये उस निर्वाचक नामावली में नहीं रहते हैं सब। तो अगर ऐसा मतदाता है तो ऐसे विशेष होते हैं मतदाता, तो इनको ऐसे एंट्री की जाती है। अब अगला मतदाता आया, इसका निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यांक 78 था और ये पासबुक लेके आया था, तो मैंने यहाँ लिखा पासबुक और लास्ट का अकाउंट नंबर जो था उसका डिजिट यहाँ पर लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पर ये साइन किया और साइन करने के बाद अब बाहर जो लोग खड़े हैं उनको बता रहा है कि मतलब मैं फला प्रत्याशी को वोट देने जा रहा हूँ। या मान लीजिए आपकी मशीन को क्षतिग्रस्त कर रहा है या कोई काम ऐसा कर रहा है जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मतदाता को मत देने नहीं दिया जाएगा। और ये मत नहीं देगा, आप वहाँ पर जो पुलिसकर्मी लगे होंगे उनको तुरंत सूचित करेंगे और इसको बाहर करवाएंगे और ये किसी भी परिस्थिति में मत देने नहीं पाएगा। और यहाँ पर आप लिख देंगे मतदान की गोपनीयता को भंग करने के कारण मत देने से रोका गया। तो इसकी भी एंट्री होती है प्रारूप 17 का यानी मतपत्र लेखा में। तो इसको भी पीठासीन अधिकारी को आप सूचित करेंगे कि ऐसा भी एक मतदाता या दो मतदाता है जो मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा था और इसको मत देने से रोका गया है। ये चीज़ें अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका डाटा जो मतपत्र लेखा का है वो मिलेगा ही नहीं, तो इसको आप जरूर लिखिएगा सब और लिखकर पीठासीन अधिकारी को तुरंत सूचित करिएगा, वो अपनी एंट्री करेगा इससे संबंधित। आगे यहाँ पर अगला मतदाता आता है और इसका जो निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यांक है वह मान लीजिए 45 था, तो मैंने यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद ये पासपोर्ट लाया था तो पासपोर्ट लिखा और इसके आगे लास्ट का 4 डिजिट लिखा। और ये एनआरआई मतदाता था। एनआरआई मतदाता मतलब ये ऐसा मतदाता है जो रहने वाला भारत का ही है लेकिन विदेश में जाकर बस चुका है। तो जो एनआरआई मतदाता होते हैं इनके लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है, बिना पासपोर्ट के मतदान नहीं देने पाएंगे, तो इसको पासपोर्ट जरूर लेकर ये लोग आएंगे। अगर मत देने आएंगे तो आप लिखेंगे पासपोर्ट और उसका लास्ट का 4 डिजिट लिखेंगे और फिर सिग्नेचर कराएंगे और ये भी मतदान करेंगे। आगे इसी तरह से क्रम पूरा चलता रहेगा और मतदाता आते रहेंगे और मतदान होता रहेगा। और यह जो परिस्थितियां बताई गई हैं ये कभी कभी आती हैं, वैसे टिप्पणी का जो कॉलम होता है पूरा खाली रहता है, ऐसा कोई होता नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको आप एकदम सही से लिखिए, कोई कुछ नहीं करने वाला है। और इस तरह से मतदान आपका पूरा चलता रहेगा। तो एक पेज पर 10 तक होता है और प्रत्येक पेज के नीचे यहाँ पर दिनांक लिखना होता है और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर करना होता है। तो लगभग 1200 या 1000 या 1300 लगभग जितने मतदाता होते हैं 1400-1500 इतने पेज रहते हैं कि उसमें जो क्रम संख्या पड़ी रहती है पहले से वो 1200, 1300, 1400, 1500 इतना तक रहती है। तो पीठासीन अधिकारी को ये चाहिए कि वो शाम को ही, अगर पहले दिन मतलब मतदान के एक दिन पहले शाम को ही यहाँ पर कुछ पेज पर सिग्नेचर कर ले, क्योंकि अगर 1200 मतदाता हैं तो लगभग 700-800 मत तो देने आएंगे ही, तो उतना ये सिग्नेचर कर ले और दिनांक अपना मतदान के दिन का डाल ले, जो मतदान जिस दिन हो रहा है उसका दिनांक यहाँ पर डाल ले, तो ये उसको करना नहीं होगा, यानी पहले से पूरा हो जाएगा। अब जो मतदान अधिकारी द्वितीय होता है उसका एक तीसरा जो कार्य है यहाँ पर जो मतदाता पर्ची को बनाना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर मतदाता पर्ची बनी है, तो यह जो मतदाता पर्ची होती है इस पर लिखा रहता है विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 मतदाता पर्ची, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी जो मतदाता रजिस्टर है या मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखा है ना, तो ये जो क्रम संख्या होती है जैसे 1 नंबर 2 नंबर है ना, तो पहला जो इसमें कॉलम होता है मतदाता पर्ची में वही क्रम संख्या इसमें लिखना होता है, जैसे 1 नंबर। और फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिखना होता है निर्वाचक नामावली के निर्वाचक का क्रम संख्यांक, जैसे यहाँ पर 26 लिखा है, तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पहले कॉलम में मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या 1, और यहाँ पर निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी जो निर्वाचक नामावली है उसमें उसकी क्रम संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो ये वाला आप भरे हैं ये क्या है, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्यांक, तो ये वाला, और ये जो रजिस्टर है इसका क्रम संख्यांक, तो यही दोनों चीज़ें भरनी होती है इसमें, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी पर्चियाँ आपको मिली रहती है, इसको पहले से ही फाड़ कर आप छोटा छोटा कर लेंगे अलग अलग, और करके इसको भरते जाएंगे और भर कर यहाँ एक छोटा सा सिग्नेचर करके मतदाता को देते जाएंगे। और ये मतदाता जो होगा इसको लेकर मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाता है और मतदान अधिकारी तृतीय इसको सुरक्षित एक लिफाफे में रखता है और इसको जमा करना होता है, और यह जिस लिफाफे में जमा होता है वो सांविधिक लिफाफा होता है, ये जरूरी होता है। तो इसलिए इस तरह मतदाता पर्ची बनाएं और मतदान अधिकारी तृतीय को दें, वह उसको रखता जाएगा।
तो इस तरह से मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा मतदेय स्थल पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में आपने जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।